तो नेपाल से एक बड़ी खबर जहां पर हालात जो है वो बेकाबू होते चले जा रहे हैं। खबर ये है कि प्रधानमंत्री केपी ओली ने अब इस्तीफा दे दिया है। जी हां, सेना जो प्रमुख हैं उन्होंने कहीं ना कहीं चेताया था कि अगर आप इस्तीफा देते हैं तो कहीं ना कहीं हालात जो हैं वो इस देश के सुधर सकते हैं। और अब यही बड़ी खबर है। बताया जा रहा है कि जो मंत्री हैं वो भी देश छोड़कर जा सकते हैं, केपी ओली भी देश छोड़कर जा सकते हैं। लेकिन इस बीच ये जो हुआ है उसे कैसे देखा जा सकता है? क्या कोई बाहरी शक्ति, बाहरी ताकत का इसमें कोई अहम रोल है? और अगर सेना टेक ओवर करती है तो इसमें क्या होगा, इस समझने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान प्रफुल्ल बख्शी साहब मौजूद हैं। प्रफुल्ल जी, बहुत बहुत स्वागत सर आपका। कैसे देखते हैं सर आप इसे, इस पूरे जो हिंसा नेपाल में इस वक्त बनी हुई है? जितिन साहब देखिए, ये जो नेपाल की हालत है, ये पहले से ही इसका हमें अंदेशा था कि नेपाल की हालत इस कदर खराब हो रहे हैं कि इनका कोई ऐसा समाधान निकल नहीं रहा था। बेसिकली जो पॉलिटिकल बॉडी हैं, जो कि ओली साहब हैं, वो बड़े अनपॉपुलर लीडर बने हुए हैं, खासकर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी नेचर वाले पार्टी पे और आर्मी के सपोर्टर्स के साथ वो जो है उनका जो रवैया है वो इतना अच्छा नहीं है। तो उनका रवैया इतना अच्छा नहीं है और आर्मी नाखुश थी, पर आर्मी अभी खामोश थी। आर्मी ने कोई ज़्यादा स्टेटमेंट्स नहीं दी है, खासकर जब हिज हाइनेस का असैसिनेशन हुआ था उसके बाद से आर्मी काफ़ी खफा थी पाकिस्तान की, नेपाल की। और नेपाल के जो लोग थे, खासकर जो इंडिया के साथ में तिजारत बना के रखना चाहते हैं, ज़्यादा प्रो इंडिया है, वो सारे के सारे इस बात से चिंतित थे कि अब किसका ज़्यादा बोलबाला होगा, खासकर चाइना का। चाइना से बहुत ही ज़्यादा जिसको सतर्कता अपनाने की कोशिश हो रही थी और चाइना वहाँ पर इन रोड्स गेन कर रहा है। उसने ही नेपाल की पॉलिसी को हमारे खिलाफ किया, क्योंकि चाइना चाहता है कि उसका जो BRI प्रोजेक्ट्स हैं और जो नेपाल के अंदर जो रोड्स एंड रेलवे लाइन बनाने की बात आ रही है, सारा चाइना को कंटिन्यू करना चाहता है। नेपाल आर्मी को अपनी तरफ करना चाहता है और यही नहीं, वो चाहता है कि वो अपना और बॉर्डर का फोर्स को एडवांस करे नेपाल बॉर्डर में। आपको ये भी बता दूं मैं कि जब अग्निवीर का किस्सा हुआ था, तो समय नेपाल के जो सोल्जर्स थे उनका आना बंद हो गया और वो नेपाल उस समय बहुत खफा हो गया कि हमारे यूथ को बड़ा झटका लगा है, वो धोखा हुआ है। इस बात से भी वो खफा थे। तो नेपाल आर्मी जो है इसका चाइना फायदा उठा रहा था। तो इस समय नेपाल आर्मी बड़ी सतर्क थी और अब उसके पास कोई चारा नहीं है। मेरे ख्याल से ओली साहब की पार्टी के कई लीडर्स ने ही नेपाल आर्मी को सजेशन दिया होगा कि फिलहाल आप लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करिए, पुलिस के बाद बस की बात नहीं है, और आप अब जिसको कहते हैं कि सिक्योरिटी पूरी की देखभाल करिए। क्या इसमें ज्ञानेंद्र शाह वाला मामला भी सामने आ सकता है? क्योंकि मांग जो है वो राजशाही की भी खूब नेपाल में रही है। पिछले दिनों जो हंगामा हुआ, प्रदर्शन हुए थे, उसमें राजशाही की मांग को लेकर बहुत ज्यादा प्रदर्शन हुए थे। क्या ये जो मामला है वो राजशाही एंगल से देखा जा सकता है? सेना तो मांग चाहती है राजशाही आए। राजशाही के कारण ही सेना की आइडेंटिटी है। जो किंग है एट वन टाइम, राजा किंग ऑफ नेपाल वाज अ फील्ड मार्शल। जब हम छोटे थे 1957 में, नेपाल में 3 फील्ड मार्शल थे, किंग हिमसेल्फ, फील्ड मार्शल रुद्रा और फील्ड मार्शल केसर। 3 फील्ड मार्शल होते थे, मान यू 9000 आर्मी और 3 फील्ड मार्शल। मतलब आर्मी की अहमियत इतनी ज्यादा है रॉयल्टी में। तो रॉयल फैमिली और आर्मी वेरी वेल इंटीग्रेटेड है। और आपको एक भी और बता दूं जो कई लोगों को पता नहीं है, रॉयल फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं और जो कनेक्टेड फैमिलीज, राणा की फैमिलीज के कनेक्टेड लोग, उनको बॉर्न मिलिट्री रैंक मिलती है। वो बॉर्न कर्नल्स, ब्रिगेडियर्स, मेजर जनरल्स होते हैं, पैदाइशी। ये भी प्रावधान है नेपाल में। तो आप सोच लीजिए, जब ये मानसिक स्थिति है तो आर्मी की क्या भूमिका होगी। आपको ये मैं बता दूं कि और कई कंट्रीज अब इंटरेस्ट दिखाएंगे यहाँ पे इन एंट्री करने के लिए, क्योंकि नेपाल एक इतना स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट प्लेस है
फ्रॉम वेरियस एंगल्स, वो भी इसमें अपना इंटरेस्ट दिखाएंगे। पर हमारे भारत की हित में अब बात आती है कि इसका किसी को फायदा हमें नहीं उठाने देना चाहिए। जो स्थिति बनी है नेपाल में, उसको किसी तरीके से हम ये ना कह के बैठ जाए कि ये नेपाल का इंटरनल मैटर है और इत्यादि, और हम कुछ नहीं कर सकते, और दूसरा अंदर आके बैठ जाए, ये हमको होने नहीं देना। जैसे कि आपने देखा रशिया रिएक्ट कर रहा है यूक्रेन में, नेटो अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है, वैसे भी यह ऐसी स्थिति बनती नजर आ रही। बिल्कुल, हमारे साथ जीडी बख्शी साहब भी मौजूद हैं। सर, एक सवाल ये कि जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंसा हुई, क्या बांग्लादेश वाला पैटर्न ही नेपाल में दिखता नजर आ रहा है? काफी ठीक पैटर्न बांग्लादेश जैसा है, लेकिन देखिए बड़ी देर से मैं लोगों को चेता रहा था, आगाह कर रहा था। इस आप देखिए ओली साहब के खिलाफ बहुत रिजेंटमेंट नेपाल में हो रही है, करप्शन हद से ज्यादा बढ़ गई है, कोई ऑपोजिशन पार्टी नहीं है, कांग्रेस ने जाके कोएलिशन सरकार बना ली है, और हर चीज में नेपोटिज्म है, और कोई वहां पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो नहीं रहा। लोगों को दुबई जाना पड़ रहा है, जापान जाना पड़ रहा है नौकरी ढूंढने के लिए, और अब सोने पे सुहागा वो बेचारे किस तरह बात कर रहे थे अपने लोगों से। 25% ऑफ नेपाल GDP इज बाय द रिमिटेंसेस, ठीक है, या तो दुबई से या जापान से या भारत से। 25% ऑफ नेपाल GDP इज देयर। लोग कहते हैं साहब हम तंग आ गए बाहर जा जाके, हमको अपने देश में जॉब्स क्यों नहीं मिल सकती। और फिर साहब जब उनको बात करनी है अपने रिश्तेदारों से जो दुबई गए हैं, कहीं और गए हैं, अगर उनको कॉल करनी पड़े इंटरनेशनल रोमिंग पे, उनकी तो हालत खस्ता हो जाए। एज इट इज गरीबी है, पैसे नहीं है लोगों के पास, जॉब्स नहीं है लोगों के पास। अब वो व्हाट्सएप पे फ्री कर रहे थे बातचीत, वो फेसबुक पे मैसेंजर पे फ्री बातचीत कर रहे थे, और कितना सारा उनका ट्रेड कॉमर्स ये फेसबुक पे और क्या कहते हैं सोशल मीडिया पे हो रहा था, ठीक है। वो आपने सारा बंद करा दिया, तो नेचुरली वहां तो बवाल बम फट ही गया ये, बट इट वाज वेटिंग टू हैपन, और अमेरिका ने पूरा फायदा उठाया और वहां पे कर दिया है। यहाँ पे हमें डीप स्टेट कह सकते हैं कि इसमें वर्क कर रहा है। हाँ साहब डीप स्टेट है, लेकिन डीप स्टेट इसलिए भावी हो गया है क्योंकि वहाँ जेन्युइन रिजेंटमेंट है। प्लीज अंडरस्टैंड दिस, इट इज नॉट अ मैन्युफैक्चर्ड रिजेंटमेंट जैसे कि बांग्लादेश में करी गई थी। यहाँ जेन्युइन रिजेंटमेंट है। आप नेपाल के लोगों को दरकिनार नहीं कर सकते कि साहब नहीं हमको ओली पसंद आ गया, अब ओली ही रहेगा तुम्हारा वो करता धरता बन के। और यहाँ हम जब कह रहे थे कि साहब ओली के खिलाफ बड़ी रिजेंटमेंट है, लोग कह रहे थे नहीं साहब उससे अच्छा तो कोई है ही नहीं वहां पे। दूसरा वो बड़े तगड़ा है, उसने बिल्कुल कंट्रोल कर रखा है, चाहे वो चीन का चहेता हो, चाहे कुछ भी हो, कम्युनिस्ट हो, माओइस्ट हो, हमको ओली के साथ जीना पड़ेगा। तो जी लीजिए फिर ओली के साथ। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। और जिस तरीके से यहाँ पर नेपाल से जो खबरें आ रही हैं, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, चाहे संसद भवन को निशाना बनाना हो, मंत्रियों के घर को निशाना बनाना हो, राष्ट्रपति भवन को, प्रधानमंत्री आवास को निशाना बनाना हो, वो अपने आप में एक बड़ी बात मानी जा रही है। और भारी शक्तियों का इसमें कितना रोल है वो हमने समझने की कोशिश की। साथ ही अब आगे नेपाल का क्या होगा इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल आप इस पर क्या कुछ सोचते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी बात रखें और ऐसे ही जुड़े रहें, देखते रहें दैनिक जागरण। नमस्कार।